कल दुबई में एमिरेट्स फ्लाइट की क्रैश लैंडिंग के बाद उन पलों का वीडियो सामने आया है जब लोग विमान के अंदर जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। 90 सेकंड के इस वीडियो में दहशत के ऐसे पल रिकॉर्ड हुए हैं जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आप भी देखिए जिंदगी और मौत के बीच के ये 90 सेकंड जब 226 भारतीयों की जान एक जलते हुए विमान में कैद थी। जिंदगी और मौत के बीच ये वो 90 सेकंड हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। एहसास की कब आप विमान के साथ आग के शोलों में तब्दील हो जाएंगे। ये वीडियो है दुबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड हुई एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट EK521 का। इस विमान में सवार करीब 300 लोगों में 226 भारतीय थे। तीन घंटे का सफर तय करके एमिरेट्स एयरलाइंस का बोइंग 777-300 विमान तिरुवनंतपुरम से दुबई पहुंचा था। देखिए कैसे क्रैश लैंड होने के बाद विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। और फिर तिरुवनंतपुरम से 3 घंटे की उड़ान दुबई पहुंचने के बाद 3 मिनट के अंदर ही राख हो गई। One fatality, it is actually one of the firefighters, a man at Dubai International Airport, but nothing from the people who are on board that aircraft, from a passenger and also from the cockpit and cabin crews. विमान में सवार ज्यादातर लोग केरल के ही थे। विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी और फिर विमान को नोज लैंडिंग कराई गई। जहाज को लैंड करते समय अचानक उसका कहीं संतुलन बिगड़ा है, क्योंकि जहाज ने जब लैंड करा है तो पायलट ने पहले से कोई फुल स्केल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी थी, क्योंकि अगर फुल स्केल इमरजेंसी डिक्लेयर करी होती तो रनवे की कंडीशन और उसकी प्रिपेयर्डनेस और उसकी लैंडिंग का तरीका दूसरा होता। नोज लैंडिंग वो हालात होते हैं जब विमान का अगला पहिया अपनी शाफ्ट से बाहर नहीं निकल पाता या उसमें कोई खराबी आ जाती है। ऐसे में विमान को फ्यूजलाज यानी बॉडी के जरिए लैंड कराना पड़ता है। एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट EK521 में यही खराबी आ गई थी और उसके बाद आतंक के वो 90 सेकंड। नोज लैंडिंग के बाद जैसे ही विमान रुका उसमें धुआं निकलना शुरू हो गया। उस घर्षण से ही कुछ ही ना कोई आंतरिक खराबी से जो है आग लगने की बहुत व्यापक संभावना होती है, जो यहाँ पे हुआ है, क्योंकि सारे में ज्वलनशील फ्यूल होता है। तो ये एक दैवीय कृपा है कि सारे यात्री सुरक्षित हैं और किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। विमान के अंदर मौजूद लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। क्रू मेंबर चिल्लाने लगे कि अपना सामान छोड़ो और बाहर निकलो। दरवाजों पर इमरजेंसी स्लाइड पर कूदकर जान बचाओ। We were inside the plane when the cabin when the smoke was there. Then immediately they evacuated. दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो यात्रियों की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगा। विमान में करीब 300 लोग सवार थे और सबको 2 मिनट के अंदर बाहर निकालना बड़ी चुनौती था। लेकिन एक बार विमान रुकने के बाद इमरजेंसी दरवाजे खुल गए और लोग उसके जरिए उतरने लगे। इस बोइंग 777-300 में करीब 300 लोग सवार थे।
जबकि इस विमान की क्षमता 500 से ज्यादा यात्रियों की है। ऐसे में अगर इस विमान में ज्यादा यात्री होते तो हर सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर भारी पड़ता, क्योंकि 3 मिनट के अंदर विमान पूरी तरह जलने लगा था। शुक्र है कि अभी 300 लोग विमान के बाहर आ चुके थे और सुरक्षित थे। Immediately they opened the evacuation this thing, all the doors. Did you have to go down the slide? Yeah. Was there smoke inside the cabin? Yeah. बोइंग 777-300 विमान बोइंग परिवार के नए विमानों में शामिल है, लेकिन नोज लैंडिंग जैसे हालात किसी भी विमान के सामने आ सकते हैं। बोइंग कंपनी ने कहा है कि वो अब एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ मिलकर हादसे की वजह का पता लगा रहे हैं। Thankfully, there was no fatalities among our passenger and crew. Our first priority in this case, that well-being of our passenger and crew, and answer queries from all the family. आपको दिखाते हैं कि कैसे एक विमान की नोज लैंडिंग कराई जाती है। देखिए इससे पहले हुए कुछ विमानों की नोज लैंडिंग, जिसे बहुत ही कंट्रोल तरीके से अंजाम दिया गया। ये बहुत मुश्किल हालात होते हैं। पायलट को ऐसी लैंडिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि मशीन कभी भी धोखा दे सकती है और ऐसे में सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ पायलट के हुनर पर निर्भर करती है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए कैसे इस विमान का जब अगला पहिया नहीं निकला तो उसे नोज लैंडिंग कराई जाती है। एविएशन हादसों के लिहाज से दुबई एयरपोर्ट को इस घटना में यात्री बाल बाल बचे। अगर थोड़ी सी भी देरी होती या रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत आती तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। बात करते हैं जीएसटी बिल की। आजाद भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का रास्ता साफ हो गया है। जीएसटी संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। बिल के समर्थन में 203 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने सभी दलों को शुक्रिया कहा है। हालांकि कांग्रेस को संशय इस बात का है कि ये जीएसटी विधेयक मनी बिल के तौर पर पेश होगा या फिर फाइनेंस बिल के तौर पर। वित्त मंत्री ने सभी बिल पेश होने से पहले सभी दलों से राय लेने का भरोसा दिया है। जीएसटी में टैक्स की दर 18% होगी या कुछ और, ये बाद में तय होगा। 10 साल लग गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को संसद से पास होने में, लेकिन अब नई टैक्स व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख देगी। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद ये सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद इसे सबसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 1991 के बाद जिस तरह से हमारी और आपकी जिंदगी बदली, उसी तरह के बदलाव जीएसटी लागू होने के बाद देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी बिल पास होने से एक नेशन एक टैक्स का सपना पूरा होगा। उन्होंने जीएसटी बिल को देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर बताया। सुधार सर्वसम्मति से पास हुआ है। लगभग हर राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया है। राज्य सरकारों के बीच में भी एक आम राय थी और उन्होंने भी इसका समर्थन किया। वहीं राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जीएसटी को बड़ा कदम बताया है। इससे काफ़ी कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा आराम होगा। और जैसा कि मैंने कुछ पहले भी कहा है, मेरे विचार से ये तो एक शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करेक्शन हमारे भारतीय टैक्सेशन सिस्टम में करने के हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि जीएसटी रेट कम से कम रखा जाएगा। जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल में 6 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इसको अब हम लोग लोकसभा में लेकर जाएंगे और स्पीकर साहिबा से डायरेक्शन लेकर जितनी शीघ्र ये आ पाएगा उतनी शीघ्र इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर परेशान है कि जीएसटी विधेयक मनी बिल के तौर पर पेश होगा या फिर फाइनेंस बिल के तौर पर। जैसे हमने पहले देखा कि आधार बिल में उसको मनी बिल बनाकर उसको राज्यसभा में हमें हक नहीं दिया गया उस पर वोट करने का, तो हमें इस बात पर भी शक है कि
जो ये बिल आएगा तो ये मनी बिल कहलाया जाएगा, और जो चर्चा तो ज़रूर होगी राज्यसभा में, लेकिन हमें मत देने का हक नहीं होगा, तो इस पे हम चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूकेगा। ये देश की टेढ़ी कर व्यवस्था को पटरी पर लाएगा और लाल फीताशाही को कम करेगा। जहां करप्शन कम होगी तो लोगों को राहत मिलेगी ही मिलेगी। इससे करप्शन कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जीएसटी से देश में बिजनेस के तरीके में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। जीएसटी से कई सेक्टर, खासकर उत्पादन करने वाली कंपनियों को टैक्स से बड़ी निजात मिलेगी। मुझे लगता है ये टैक्सेशन की दृष्टि से सरलता, साथ ही एक दृष्टिकोण न सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में कि जीएसटी के माध्यम से एक दृष्टि जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने भारत के प्रति बदलते देखा है, उदासीनता के माहौल से उत्साह के माहौल में बदलते देखा है, मुझे लगता है उसमें भी इजाफा होगा। उद्योग जगत इसे बड़े सकारात्मक नजरिए से देख रहा है। लंबे दौर में देश को इससे काफी फायदा होगा। इससे न सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी बल्कि कंज्यूमर डिमांड और सरकार की टैक्स आमदनी में भी इजाफा होगा। फिलहाल अभी देश को थोड़ा और इंतजार करना होगा जब तक जीएसटी बिल कानून की शक्ल न ले ले। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए क्रांति कहा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे जादुई साबित होगा जीएसटी। देश में एक नया परिवर्तन आएगा। Make it clear that हम लोग महंगाई के दर का विरोध करते हैं। ये more efficient tax. My party will support this bill. Thank you, Mr. Chidambaram. The voting time starts now. The bill, as amended, is passed by the required majority. देश में अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी के 1 अप्रैल 2017 से लागू होने के आसार नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि किन मामलों में जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ल दे सकता है। कल करेगा। जीएसटी देश में 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स और लेवी को खत्म करेगा। इससे उद्योग और व्यापार जगत के लिए मंजूरियां हासिल करने की लागत घटेगी और इसका फायदा कंज्यूमर्स को होगा। फिलहाल राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स वसूलती हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की ढुलाई पर एंट्री टैक्स लगता है, जिससे सामान की लागत 20 से 30% तक बढ़ जाती है। भारत में ट्रक एक दिन में औसतन 280 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जबकि अमेरिका में 800 किलोमीटर। सिंगल मार्केट होने से सामान की ढुलाई की लागत भी घटेगी और फायदा उपभोक्ताओं को होगा। आईएसआईएस बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी नेताओं पर हमला करने की फिराक में है। ये खुलासा हुआ है हाल ही में पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध से पूछताछ में। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एनआईए के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि देश में आईएसआईएस के निशाने पर विदेशी नागरिकों के साथ बीएचपी, आरएसएस और वीएचपी के नेता भी हो सकते हैं। देश में पकड़े गए आईएसआईएस के मॉड्यूल से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या और जानकारी? देखिए, जो पूछताछ हुई है उसमें सफी अरमर जो आईएसआईएस का इंडिया का हेड है, जो इराक सीरिया में रहता है, उसके चैट रिकॉर्ड्स एनआईए को हाथ लगे हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि अगर विदेशियों को ना मार पाओ तो बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस के नेताओं पर हमले करो। तो लगातार सफी अरमर अपने जो मॉड्यूल्स हैं आईएसआईएस के यहाँ पे जो भी पकड़े गए हैं या जिन मॉड्यूल्स को नहीं पकड़ा गया है, वो लगातार साजिश रच रहे हैं कि विदेशी लोगों के साथ साथ तमाम जो संघ से जुड़े लोग या बीजेपी के जो नेता हैं उन पर हमले किए जाएं। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष।